ठंड में अमीर बहू का गर्म तंदूर में बेघर ससुराल। अमित गांव से बाहर एक शहर में फैक्ट्री में काम करता था और इस फैक्ट्री में फैक्ट्री के मालिक की बेटी थी नीतू और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। आज अमित फैक्ट्री जाता है और लंच में जब सभी मजदूर बाहर होते हैं तो नीतू अमित को अपने केबिन में बुलाती है। हाँ, आखिर तुम यहाँ पर बस काम ही करते रहोगे या पापा से भी बात करोगे? वैसे तुम्हारे लिए खुशखबरी है, जानते भी हो तुम्हारा काम पापा को इतना पसंद है कि वो तुम्हें यहाँ पर सुपरवाइजर बनाना चाहते। यही अच्छा मौका है, इस ठंड में तुम सुपरवाइजर बनते ही पापा से मेरा हाथ मांग लेना। नीतू, हाथ तो मैं तुम्हारा मांग लूं इस ठंड में ही, पर तुम जानती हो ना मैं बहुत गरीब हूँ। मैं सोच रहा था कि पहले घर बनवा लूं उसके बाद तुम्हारा हाथ मांगू। तुम खुद सोचो ना, जिसके पास ठंड का घर भी नहीं है उसके घर में कोई बाप अपनी बेटी को क्यों ही भेजेगा। मैं बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ तुमसे, तुम्हारे परिवार से और तुम्हारे हालातों से। मैं पापा को समझा लूंगी, बस मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करो। इतना बोलकर नीतू अमित को दिलासा देने के लिए उसे गले से लगा लेती है और तभी वहां नीतू के पिता सुरेश आ जाते हैं, जो अपनी बेटी को एक गरीब मजदूर के गले लगा देखकर उस पर जोर से चिल्लाते हैं। नीतू, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें यही गरीब मजदूर मिला और तुम निकलो यहाँ से। कल से फैक्ट्री मत आना, तुम्हारा आज हिसाब किताब में शाम तक कर दूंगा और किसी के हाथ तुम्हारे घर तक पैसे भी भेज दूंगा। निकलो यहाँ से। पापा गरीब क्या इंसान नहीं होते? आप ऐसे कैसे अमित पर चिल्ला रहे हैं? मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर वो गरीब भी है तो। आपको अपनी बेटी की खुशियाँ देखनी चाहिए, ना कि धन दौलत। सारी गलती मेरी है। सही कहते थे मेरे सभी पार्टनर और जान पहचान वाले, बेटी को फैक्ट्री में आने ही नहीं देना चाहिए था। और तुम निकलो मेरी फैक्ट्री से। इतना बोलकर सुरेश धक्के देते हुए अमित को अपनी फैक्ट्री से बाहर निकाल देता है और फैक्ट्री के सभी लोग ये देखकर आपस में बातें करते हैं। अरे ये तो मालिक का फेवरेट एम्प्लॉय था, फिर मालिक इसे धक्के मार के क्यों निकाल रहे हैं? अरे लगता है मालिक को इसकी करतूत का पता चल गया। अरे तुझे नहीं पता, पर इसका मालिक की बेटी से चक्कर चल रहा था। मुझे तो पहले ही दिन से शक था, पर आज यकीन हो गया। मेरा शक बिल्कुल सही था। फैक्ट्री में काम कर रहे आदमी की बात सुनकर सुरेश को और गुस्सा आता है और अमित दुखी, उदास, हताश अपने घर जाता है। सुरेश भी नीतू का हाथ पकड़कर उसे घर ले जाता है और घर जाकर उसे उसके कमरे में बंद करते हुए कहता है, अरे तुझे लव मैरिज ही करनी थी तो कोई ढंग का लड़का देख लेती ना। हमने हमेशा तुझे छूट दी है, पर इतनी नहीं बेटा कि तू हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दे। क्या हुआ जी, आप क्यों अपनी इकलौती बेटी को कमरे में बंद कर रहे हैं? आपने तो उसे फूलों की तरह पाला है, पर आज ऐसा बर्ताव? आखिर ऐसी भी कौन सी गलती कर दी मेरी बेटी ने? आशा के पूछने पर सुरेश सारी बात आशा को बताता है और देखते ही देखते रात हो जाती है। क्योंकि आशा एक माँ थी, इसलिए उसे अपनी बेटी के लिए काफी दुख होता है और वो अपने पति से कहती है, सुनिए, रात होने को है, ठंड का मौसम है, हमारी बच्ची कमरे में ठंड से कांप रही होगी। उसने खाना भी नहीं खाया, आप दरवाजा खोल दो, मैं उसे खाना खिलाकर सुला देती हूँ। एक दिन भूखी रहेगी तो मर नहीं जाएगी। और उसके कमरे में कंबल रखा है, तुम ज्यादा फिक्र मत करो उसकी। उसके लिए अब मैं लड़का देख रहा हूँ और 1 हफ्ते के अंदर उसकी शादी कर दूंगा। सुरेश गुस्से में अपनी बेटी के कमरे का दरवाजा भी नहीं खोलता। तो वहीं अमित जब शाम को अपने घर जाता है तो उसको दुखी देखकर सब उससे उसके दुख का कारण पूछते हैं और सच जानने के बाद उसके घर वाले उसे ही डांटना शुरू कर देते हैं। सुन रहे हैं जी, ये पागल हो गया है। अमीर घर की लड़की लेकर आएगा इस घर की बहू बनाकर, और इसके पीछे ही इसने काम से भी हाथ धो लिया है। रहने के लिए हमारे पास घर नहीं है, खाने को सही से पैसे नहीं है, और ये अमीर घर की लड़की को इस घर की बहू बनाएगा। देवर जी, माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। आप अपने प्यार को भूल जाओ। अगर इस घर में अमीर घर की लड़की आ गई ना तो हम सबको उसका नौकर बनना पड़ेगा। तो भी वह इस घर में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। कहीं ऐसा ना हो उसके आते ही हम बेघर हो जाएं या हमारा घर टूट जाए। अरे बस करो तुम लोग, ठंड में भी चैन नहीं है। मेरे बेटे ने प्यार ही तो किया है। अगर भगवान ने इनकी जोड़ी बनाई होगी तो किसी भी हाल में ये दोनों एक ही हो जाएंगे। इसलिए अब ज्यादा मत सोचो। और बेटा, नौकरी गई है, किस्मत नहीं। तू कोई दूसरी नौकरी देखना। तू बहुत मेहनती है, तुझे कहीं और अच्छा काम मिल जाएगा। तू हार मत मानना। विनोद अपने बेटे का पूरा साथ देता है। कुछ देर में पूरा परिवार एक साथ खाना खाकर सोने की तैयारी में लग जाते हैं और जब कमरे में अमित अपने भतीजे राजू के साथ सोने की कोशिश कर रहा होता है तभी नीतू का फोन आता है। अमित, पापा मेरे लिए लड़का देख रहे हैं। वो मेरी शादी कहीं और करवाएं, उससे पहले हम कर लेते हैं। तुम अभी इसी वक्त मुझे फैक्ट्री के पीछे वाले रास्ते पर मिलो, मैं घर से भाग रही हूँ। नहीं नीतू, तुम इतना बड़ा फैसला अकेले मत लो। हमें थोड़ा अपने घर वालों को समय देना चाहिए। क्या पता तुम्हारे घर वाले मान जाए। जिस बाप ने इस ठंड में अपनी बेटी को कमरे में बंद कर दिया हो और एक बार भी देखने के लिए नहीं आए, तुम्हें क्या लगता है कि वो खुद चलकर मेरा हाथ तुम्हें दे देंगे? बिल्कुल भी नहीं।
उन्हें मुझसे ज्यादा अपनी मान मर्यादा से प्यार है, इसीलिए मैं घर छोड़कर आ रही हूँ। अगर तुमने भी मेरा साथ नहीं दिया तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। अमित नीतू को खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आता और वो बिना किसी को बताए फैक्ट्री के पीछे वाले रास्ते में 1 घंटे के अंदर पहुंच जाता है, जहां नीतू अपना कुछ जरूरी सामान लेकर उसके पास आती है और सुबह होते ही वो दोनों एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। शादी के बाद अमित नीतू को लेकर घर आता है तो न सिर्फ घर वाले बल्कि उसके पड़ोसी भी हैरान रह जाते हैं। अरे बहन देखो तो जरा, अमित ने भागकर शादी कर ली है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा अमित ने ऐसा काम किया है। अमित तो कितना संस्कारी है। पता नहीं आजकल के लड़कों को क्या हो गया है, लड़कियों के लिए मर मिटने को तैयार है। अरे बहन, कौन लड़का ऐसी लड़की से शादी ना करने को मरे? जानती भी हो लड़की कितनी अमीर है। ये वही लड़की है जिस फैक्ट्री में अमित काम करता था। नालायक निकम्मे, ये तूने क्या किया? देख रहा है लोग कैसी बातें कर रहे हैं। कहाँ रखेगा अपनी बीवी को? इस झोपड़ी में जो अपना महल जैसा घर छोड़कर आई है। शांति अपने बेटे को डांटते हुए सिर पकड़कर वहीं पर बैठ जाती है, जिसके बाद निशा आरती की थाल लेकर आती है और सूरज अपनी माँ से कहता है, माँ शांत हो जाओ, अगर तुम ऐसे ही ड्रामा करती रहोगी तो तुम्हारी बच्ची को ये इज्जत भी चली जाएगी। निशा खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? अपनी देवरानी का गृह प्रवेश करवाओ, वैसे भी बाहर बहुत ठंड हो रही है। शांति यह सब देखकर मानो जैसे सदमे में जा चुकी थी। वो दरवाजे पर ही सिर पर हाथ रखकर बैठ जाती है और निशा अपनी देवरानी का गृह प्रवेश करवाती है, जिसके बाद काजल अपनी छोटी भाभी को अमित के कमरे में ले जाती है। भाभी, माँ की बातों का बुरा मत मानना। दरअसल सब कुछ इतना अचानक हुआ कि शायद माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, और आप तो अमीर घर से हैं, हमारी झोपड़ी देखकर परेशान मत होना। काजल, ऐसी बातें मत करो। मैं जानती हूँ मेरा ससुराल बहुत गरीब है और ये मेरा ही फैसला था। इसमें तुम्हारे भैया की कोई गलती नहीं है। मैं यहाँ रह लूंगी। नीतू से बात करके काजल बाहर चली जाती है और सबको नीतू के बर्ताव के बारे में बताती है। भाभी, भैया, पापा, आपको पता है भाभी बहुत अच्छी है। माँ, तुम दुखी क्यों हो रही हो? जब भाभी को यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं है तो तुम क्यों इतना सोच रही हो? भाभी बड़े घर से हैं और समझदार भी। शांति, अब इस बात को गांठ बांध लो कि वो तुम्हारे छोटे बेटे की बीवी और इस घर की बहू है। बस हमें इस बात का ख्याल रखना है कि कभी उसे किसी भी चीज की परेशानी ना हो। सभी घर वाले नीतू को अपना चुके थे, इसलिए शांति भी अपनी बहू को अपना लेती है और अगले दिन उसकी पहली रसोई होती है तो मिट्टी का चूल्हा जलाने की वजह से उसे खांसी होने लगती है। मैं क्या करूं? ये धुआं तो खत्म ही नहीं हो रहा। ये चूल्हा कैसे जलेगा? मेरी आंखें भी जल रही हैं। नीतू देखो, चूल्हे के पास ही मिट्टी का तेल रखा है। थोड़ा और मिट्टी का तेल डाल दो और इसमें सूखी घास पत्ते भी डाल दो, आग आसानी से लग जाएगी। निशा अपनी देवरानी को मिट्टी का चूल्हा जलाना सिखाती है, जिसके बाद नीतू खुद खाना बनाने लगती है और ये देखकर सभी घर वाले हैरान हो जाते हैं। बहू, खाना बनाने में तुम एक्सपर्ट हो। कितनी सुंदर गोल रोटी बना रही हो। माँ जी, मेरी माँ चाहती थी कि मैं कारोबार के साथ घर के काम भी सीखूं, इसीलिए उन्होंने मुझे घर के सारे काम सिखा रखे हैं। बस मिट्टी का चूल्हा पहली बार जलाया है, इसीलिए परेशानी हो गई थोड़ी। नीतू को अच्छे से खाना बनाता देखकर सभी घर वालों को काफी अच्छा लगता है। इसी तरह कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और साथ ही ठंड भी बढ़ने लगती है। ऐसे ही एक रात जब पूरा परिवार अपने बिस्तर बिछाकर सो रहा होता है तो राजू को काफी ठंड लगती है और वो अपने माता पिता से कहता है, माँ, हमारे कमरे की दोनों खिड़की टूटी हुई हैं। कितनी ठंडी हवा आ रही है अंदर। मुझे यहाँ बहुत ठंड लग रही है। मैं दादाजी के पास जा रहा हूँ सोने। बेटा, तुझे तो हर जगह ही ठंड लगती है, जा दादाजी के ही पास जाकर सो जा। राजू कमरे से निकलकर हॉल में आता है, जहां उसके दादा दादी बिस्तर लगाकर सोने की तैयारी कर रहे थे और बिस्तर लगाते ही राजू बिस्तर पर जाकर लेट जाता है और ठंड से कांपते हुए अपने दादा दादी और बुआ से कहता है, दादाजी, आज मैं माँ के साथ नहीं सोऊंगा। हमारे कमरे में बहुत ठंडी हवा आ रही है। कम से कम यहाँ हवा तो नहीं आ रही। यहाँ भी जमीन बहुत ठंडी है। कुछ करो ना, वरना इस ठंड में मैं ठंड से मर जाऊंगा। हट बदमाश कहीं का, ऐसी बातें क्यों करता है? तुझे कुछ नहीं होगा। सुनिए जी, आप तसले में थोड़ी आग जला दीजिए। आग के पास सोएगा राजू तो उसे थोड़ी गर्माहट मिलेगी। वैसे भी ठंड सच में दिन में बढ़ती ही जा रही है। शांति के बोलने पर विनोद घर के बाहर जाता है और ठंड में खांसते हुए एक छोटे से तसले में कुछ लकड़ियां रखकर अंदर ले आता है और उस पर मिट्टी का तेल डालकर आग जलाता है। आग जलने के बाद राजू और काजल आग के पास ही बिस्तर लगाकर लेट जाते हैं। बुआ, हमारे पास तो आग जल रही है। कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ राजू, अब नींद अच्छी आएगी, आराम से सो जाओ। काजल राजू के साथ अलग बिस्तर लगाकर आग की थोड़ी ही दूरी पर राजू को लेकर सो जाती है।
और उनके सोने के कुछ देर बाद जब राजू को आग की वजह से गर्मी लगती है तो वो कंबल नींद में लात से आग के ऊपर फेंक देता है, जिस वजह से कंबल में आग लग जाती है और काजल की आंख खुल जाती है। काजल कंबल में लगा आग देखकर डर जाती है और राजू को बचाने के लिए जलता कंबल उठाकर राजू से दूर फेंक देती है, जो कि जलती कंबल मिट्टी तेल पर जाकर